नमस्कार साथियों, आज बीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एनोमर्स एंड म्यूटाइजेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं एनोमर्स क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे म्यूटाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो एनोमर्स आर द स्टीरियोआइसोमर दैट अकर ड्यू टू द डिफरेंस इन द कॉन्फ़िगरेशन एट द एनोमरिक कार्बन। ठीक है, अब देखते हैं पहले एनोमरिक कार्बन क्या होता है। Anomeric carbon is the carbon atom that has the aldehyde and ketone group in the acyclic form of sugar molecule। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग ग्लूकोज की संरचना देखेंगे तो एसाइक्लिक फॉर्म में कुछ इसका संरचना कुछ इस प्रकार से बनती है। ये आपका ग्लूकोज है। ठीक है, यहाँ पे अगर एसाइक्लिक फॉर्म है, ये आपका ग्लूकोज, या इसको हम थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भी, ऐसे भी ये। ठीक है, तो ये आपका ग्लूकोज है, तो ये एसाइक्लिक फॉर्म है। ठीक है ना, लेकिन अगर ये ही कार्बन, मैं अगर बात करूं, जो नंबर 1 कार्बन यहाँ पे है, ये कार्बन, ठीक है ना, ये 1 है, 2 2 3 4 5 और 6। ठीक है, जिसकी पोजीशन 1 है, नंबर 1 कार्बन की, अगर यही कार्बन कायरल कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको कार्बन को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। ठीक है ना, अब कैसे कन्वर्ट होता है ये, तो होता क्या है, यहाँ से इसकी कुछ इस तरीके से बॉन्ड बन जाता है, और जिसकी वजह से अब कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन वो होते हैं जिनके चारों ग्रुप अटैचमेंट, कार्बन से अटैच जो सारे ग्रुप होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है ना, तो जैसे कार्बन पर क्या है, अभी फिलहाल देखेंगे कि H एक अलग ग्रुप है, ऑक्सीजन एक आपका अलग ग्रुप है, और यहाँ पे पूरी जो श्रृंखला एक है ये इसकी एक अलग ग्रुप है। ठीक है ना, लेकिन क्या होगा, एक चौथा इसमें बॉन्ड एक और बन जाता है यहाँ से इस तरीके से, तो ये भी आपका एक अलग अलग ग्रुप ही होता है। तो ऐसी पोजीशन जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं एनोमरिक कार्बन, और इस एनोमरिक कार्बन की वजह से एक कन्फिग्रेशन बनता है जिसे बोलते हैं एनोमरिक कन्फिग्रेशन। ठीक है ना, अब वो एनोमरिक कन्फिग्रेशन दो प्रकार का हो सकता है, अल्फा एनोमर या फिर दूसरा होता है बीटा एनोमर। ठीक है ना, तो अल्फा एनोमर क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये आपका ग्लूकोज है। ठीक है ना, अब ग्लूकोज में क्या हुआ है, ये आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है ना, जब यहाँ बांड बना आपका तो ये आपका इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, बेसिकली जब साइक्लिक फॉर्म में ग्लूकोज की संरचना बनती है कुछ इस तरीके से उसकी बनती है। ठीक है ना, अब जब ये OH ग्रुप है, अगर ये राइट साइड हुआ, जो OH है अगर राइट साइड है तो इसे बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज या फिर अल्फा एनोमर। अगर यही OH, ये OH अगर लेफ्ट साइड है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तो ये दो प्रकार के एनोमर होते हैं ग्लूकोज के, अल्फा एनोमर और बीटा एनोमर। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद देखते हैं म्यूटारोटेशन। द OH ग्रुप ऑन C1 ऑफ शुगर कैन हैव द 2 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो OH ग्रुप है CH एल्डिहाइड ग्रुप में, इसकी वजह से यहाँ पे 2 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। अगर मान लीजिएगा आपका राइट साइड हुआ तो आपका अल्फा ग्लूकोज बनता है, अगर लेफ्ट साइड हुआ तो आपका बीटा ग्लूकोज बनता है। ठीक है, have 2 possible configuration, this gives rise to stereoisomer called enomer। पहला आपका होता है अल्फा एनोमर, दूसरा आपका होता है बीटा एनोमर। ठीक है, इफ यू टेक अ प्योर अल्फा और बीटा एनोमर एंड मेजर देयर ऑप्टिकल रोटेशन इन वाटर, एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना हैपन, द ऑप्टिकल रोटेशन स्लोली चेंज ओवर टाइम। ठीक है, बेसिकली म्यूटारोटेशन में होता क्या है, अल्फा एनोमर्स का, ठीक है, अल्फा एनोमर्स की बात की जाए, इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है 112 डिग्री। ठीक है ना, ये आपकी इसे बोलते हैं, ये आपका है ऑप्टिकल रोटेशन। अल्फा आपका डिपेंड बताता है ऑप्टिकल रोटेशन को। ठीक है ना, ये अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज का ऑप्टिकल रोटेशन होता है 112 डिग्री, और जो बीटा एनोमर होता है, जो बीटा ग्लूकोज होता है, उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है उसका होता है 18.5 डिग्री। ठीक है, अब कैसे मिलता है, इसको प्राप्त कैसे करते हैं, बेसिकली तो सिंपल से करना है, क्या है, ग्लूकोज लेना है। ग्लूकोज को अगर हम क्रिस्टलाइज करते हैं बिलो द 98 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जब 98 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर से कम होगा, 98 डिग्री सेल्सियस से उससे कम पे अगर हम क्रिस्टलाइज करते हैं ग्लूकोज को, तो हमें मिलता है अल्फा एनोमर। उस अल्फा एनोमर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 146 डिग्री सेल्सियस, और इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो वैल्यू होती है वो होती है 112। ठीक है, 112 डिग्री होती है। अब बीटा एनोमर्स का मिलता है या फिर बीटा ग्लूकोज का मिलता है,
जब इसी ग्लूकोज को हम, इस ग्लूकोज का क्रिस्टलाइजेशन हम 98 डिग्री सेल्सियस के एबव करते हैं, ठीक है ना, मतलब 98 है तो 100-102 के आसपास हम करते हैं क्रिस्टलाइजेशन अगर इसका करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें मिलता है बीटा एनोमर, ठीक है। और बीटा एनोमर का जो ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू होती है वो होता है 18.5 डिग्री सेल्सियस, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान लीजिए अगर हम लोग अल्फा एनोमर्स को, ठीक है, मान लीजिए अल्फा एनोमर्स लिया और पानी में हम लोग इसको डिसॉल्व कर दिया, वाटर में ऐड कर दिया। अब हम मान लेते हैं अल्फा एनोमर का इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन था वो था आपका, ये था 112 डिग्री, ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिक रोटेशन था, ठीक है। अगर जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो होता क्या है, इसकी वैल्यू जो घट के 52.6 डिग्री तक पहुंच जाती है। अल्फा एनोमर्स की जो वैल्यू होती है, जब हम पानी में इसको डिसॉल्व करते हैं तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन ग्रेजुअली घटता रहता है, और कहाँ तक पहुंचता है, ये 52.6 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंचता है, ठीक ना। सेम यही अगर हम बीटा एनोमर्स को अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो इसका पता है, इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है 18.2 था, ठीक है, कितना था देखते हैं, हाँ 18.5 था, ये 18.5 है, ठीक है, 18.5 डिग्री है। जब इसको पानी के साथ हम डिसॉल्व करते हैं तो इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है ये आपका बढ़ना शुरू होता है, ठीक है ना, 18.5 से बढ़ के हो जाता है 52.6 तक, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना यहाँ पर होता है कि अल्फा एनोमर्स का जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन की जो वैल्यू होती है वो घटती है, और घट के कहाँ तक पहुँचती है, 52.6 डिग्री सेल्सियस तक, डिग्री तक, सेल्सियस नहीं, डिग्री तक। लेकिन जब बीटा एनोमर्स को हम डिसॉल्व करते हैं पानी में तो इसका बढ़ना शुरू होता है, ठीक है ना। बेसिकली अगर बात की जाए अल्फा एनोमर्स को जो हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो घटता है, डिक्रीज करता है। लेकिन बीटा एनोमर्स को जो हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है वो बढ़ता है, ठीक ना। और बढ़ता कहाँ तक है, जब तक इसकी वैल्यू 52.6 नहीं हो जाती है, ठीक है ना। जब यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है तो इसके बाद यहाँ पे कुछ फिनोमेना नहीं होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, म्यूटा रोटेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें इन दोनों की वैल्यू अल्फा एनोमर्स और बीटा एनोमर्स एक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। वो इक्विलिब्रियम पोजीशन इनकी क्या होती है, जब इसकी स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा और बीटा दोनों का 52.6 डिग्री सेल्सियस डिग्री हो जाता है, तो उस कंडीशन में इन दोनों की जो म्यूचुअल वैल्यू होती है, म्यूचुअल वैल्यू क्या हुआ कि इन दोनों की वैल्यू, ये आपका एक वैल्यू अल्फा एनोमर्स आपका खत्म होता है 52.6 डिग्री पे, और बीटा एनोमर्स भी आपका खत्म होता है, जिसका मतलब बढ़ के अपना जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है ये कहाँ तक बढ़ता है, 52.6 डिग्री तक, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू होती है दोनों की वैल्यू समान होती है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हैं म्यूटा रोटेशन, ठीक ना। यहाँ पे इसी देख सकते हैं, बेसिकली यहाँ दिखाया गया है कि अल्फा एनोमर है, इसको जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ओपन चेन फॉर्म में बन जाता है बेसिकली, ठीक है ना। अब जब बनता है, अब होता क्या है, जिसे अब अल्फा एनोमर्स कब बनता है, जब साइक्लिक फॉर्म में होता है, ठीक ना। अब बीटा एनोमर भी आपका साइक्लिक फॉर्म में ही बनता है, लेकिन जब पानी में इसको डिसॉल्व करते हैं तो इसका जो ओपन फॉर्म, ये इस साइक्लिक फॉर्म होता है बेसिकली अल्फा एनोमर बीटा एनोमर, ठीक है ना। तो ये इंटर कन्वर्जन हो जाता है इसका ओपन चेन फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ओपन चेन फॉर्म बनता है तो इसकी जो वैल्यू बनती है 52.6 डिग्री बनती है, और इस दोनों की वैल्यू को ही बोलते हैं, इन दोनों के जो इंटर कन्वर्जन होता है इसी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, ठीक है। तो देख सकते हैं द टर्म म्यूटा रोटेशन चेंज इन रोटेशन, चेंजित हुआ। यहाँ पे अगर देखेंगे 112 डिग्री था अल्फा का, ये आपका हो गया 52.6 डिग्री, यहाँ पर 18.5 था, ये आपका बढ़ के हो गया 52.6, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है अल्फा बीटा एनोमर का वो तो बढ़ा या बढ़ा, एक का घटा, ठीक है। रिफर टू द observed change in optical rotation the alpha and beta anomers of the glucose upon dissolution in solvent, ठीक है। due to the ring chain tautomerism the alpha and beta anomer slowly interconvert until equilibrium is established, ठीक है। अब होता क्या है, अब क्या जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है अल्फा एनोमर्स का और बीटा एनोमर्स का वो कब तक होगा, मतलब कब तक इंटर कन्वर्जन, यहाँ इसकी जो वैल्यू होगी ये कब तक घटेगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू कब तक बढ़ेगी। इसमें क्या होता है, एक इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वहीं तक होता है, ठीक है, वहाँ तक घटता है। तो इसकी इक्विलिब्रियम जो पोजीशन होती है, जब आप अल्फा एनोमर्स 30% हो जाता है, 30% इसकी मात्रा रह जाती है, तो ये आपका अल्फा एनोमर्स इक्विलिब्रियम में आ जाता है।
और जो बीटा एनोमर्स होता है वो 64% रह जाता है। तो इस कंडीशन में ये दोनों अल्फा और बीटा एनोमर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं ये साइक्लिक फॉर्म में ग्लूकोज है, ये आपका भी साइक्लिक फॉर्म में बीटा एनोमर्स है। अब यहाँ पे जब इनको दोनों को पानी में डिजॉल्व किया गया है तो ये आपका कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बेसिकली अगर बात की जाए ग्लूकोज का मिश्रण हम जब लेंगे वाटर में, तो इनमें जो मिश्रण बनता है वो उसमें 30% अल्फा फॉर्म में रहता है, 64% ये बीटा फॉर्म में रहता है, और कुछ परसेंट ये लीनियम फॉर्म में भी ग्लूकोज पाए जाते हैं, ठीक है ना। बेसिकली कह सकते हैं कि अल्फा, बीटा और लीनियम फॉर्म का जो ग्लूकोज होता है इन तीनों का मिश्रण ही होता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे, आखिरकार बात की जाए जो ये अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा एनोमर्स ग्लूकोज का है, ये कैसे कन्वर्ट होता है बीटा एनोमर्स में, ठीक है ना। बीटा एनोमर्स ग्लूकोज में कैसे कन्वर्जन इसका होता है, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को हम लोग, ये वाला जो पोजीशन है ये आपका है, ये है फिलहाल के लिए भी है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है ना। ये आपका अल्फा एनोमर्स है, अल्फा एनोमर्स है, इसे बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन डालेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ऐड किया गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन होगा इसको निकाल देते हैं यहाँ पे। जब इसको यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ये आपका यहाँ पे ऐड किया गया, उसके बाद ये जो यहाँ पे एच है इस प्रकार से इसको हम एच करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक एच यहाँ पे हमें ऐड कर देंगे, तो इसको जब इस प्रकार से ऐसे करेंगे, ये बांड आपका रोटेट होकर यहाँ पे आ जाएगा और ये बांड आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेट होगा यहाँ पे क्या कि आपका एच बाहर निकल जाएगा, एक एच यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं इस प्रोसेस को, जब यहाँ पे एक एच आपका ऐड हो गया तो ये एच आपका, ये आपका बांड टूटा, ठीक है, ये बांड टूट गया, आपका ए एच जो है आपका बाहर निकल गया। उसके बाद यहाँ पे जब ये बांड यहाँ पे गया तो आपका डबल बांड बन जाता है और वापस ये जो बांड होता है ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी अब तक आप साइक्लिक रिंग देख रहे थे, यहाँ पे ये ब्रेक कर जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ओपन फॉर्म बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये बांड जो बनता है यहाँ पर अगर देखेंगे, सबसे पहले एक चीज देख लीजिए, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हाइड्रोजन को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऐड हो गया पहला स्टेप, यहाँ पे देख सकते हैं ऐड हो गया। उसके बाद क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव कब करेगा, जब इसका अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ देगा, तो ये आपका बांड ब्रेक कर जाता है, यहाँ पे एक डबल बांड आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं इसको आसानी से, यहाँ डबल बांड आ गया है। अब क्या होगा, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, कभी भी बांड का रोटेशन सिंगल बांड के अराउंड होता है, ठीक है ना, यहाँ पे। और साइक्लिक फॉर्म में कभी भी बांड का रोटेशन नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे जब तक साइक्लिक फॉर्म में था तो इसका बांड को हम रोटेट नहीं कर पाते थे, लेकिन जैसे ही बांड यहाँ टूट गया है तो ये आसानी से आपका बांड अब रोटेट कर सकता है, ठीक ना। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो OH है इसको 180 डिग्री सेल्सियस जब रोटेट करेंगे तो जो OH यहाँ पे है नीचे आपका दिख रहा है, ये OH आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। जब आपका ये ऊपर चला जाएगा तो होगा क्या, बेसिकली बात कीजिए, मान लीजिए जो C डबल बांड यहाँ हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो होगा ना, ये वाला बांड, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपना ऑक्सीजन ये कार्बन दे देंगे, ठीक है ना, वापस यहाँ पे चला जाएगा। तो इस प्रकार से आगे रिएक्शन होती रहती है, देख सकते हैं यहाँ पे। एक चीज़ और है, यहाँ पे पहले स्टेप ये होगा, दूसरा आपका ये होगा, तीसरा ये होगा और चौथा ये है, ठीक है ना, ये चौथा आपका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रोटेशन के बाद की पोजीशन है, ठीक है ना। ये जब रोटेट कर दिया गया है उस कंडीशन के बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये आपका डोनेट करता है कार्बन को, और ये जो बांड है ब्रेक कर जाता है। जब बांड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आता है, और प्लस पहले से ही है तो इलेक्ट्रॉन आपस में सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक ना। तब क्या होगा, यहाँ पे वापस यहाँ पे एक बांड बन जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को, वापस यहाँ बांड बन गया है। लेकिन जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहाँ पे था, फिलहाल जब यहाँ पे हाइड्रोजन तो अभी बचा हुआ है, तो इस हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक ना। अब इस हाइड्रोजन को जब रिमूव कर देंगे तो आपका बन जाएगा बीटा डी ग्लूकोज पाइरेनोज, ठीक ना। एक चीज़ देखेंगे, इसके पहले अगर हम लोग देखेंगे जो इसमें पोजीशन यहाँ पे थी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशन थी वो नीचे था, ये आपका नीचे है, और यहाँ पे देखेंगे आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये ऊपर हो गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका हुआ बीटा एनोमर्स हुआ और ये वाला अल्फा एनोमर्स हुआ, ठीक ना। तो कैसे इंटर कन्वर्जन होता है अल्फा एनोमर्स का बीटा एनोमर्स में, आसानी से यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये चौथा स्टेप हुआ था, ये आपका पांचवा स्टेप होगा और आपका ये छठवां लास्ट स्टेप होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से म्यूटा रोटेशन होता है किसी भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अल्फा एनोमर्स से बीटा एनोमर्स में, या फिर बीटा एनोमर्स से अल्फा एनोमर्स में, ठीक ना। सेम प्रोसेस सही रहेंगे।
बस इसमें क्या होगा, बीटा नॉर्मस में जो OH होता है आपका ऊपर हो जाता है, जबकि OH अल्फा नॉर्मस में नीचे होता है, ठीक ना। इसको बोलते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है ना। तो फिलहाल की क्लास यहीं तक रखते हैं आज।